हेलो एवरीवन। तो इस पार्ट के स्टार्ट में दिखाते हैं कि सुई आज यांजी से एक फेवर मांगता है और उससे कहता है कि आज तक मैंने तुमसे इतनी दिल से रिक्वेस्ट पहले कभी भी नहीं की होगी। एक्चुअली मैं यानमो को एक पार्टी में बुलाना चाहता हूँ, लेकिन वो अकेली तो मेरे साथ कभी नहीं आएगी, इसलिए वो कंफर्टेबल तभी होगी जब तुम और सॉन्ग रान वहाँ आएंगे। ऑल्दो ये सुनते ही यांजी को बहुत अनकंफर्टेबल फील होने लगता है क्योंकि वो सॉन्ग रान को अवॉइड करना चाहता था, लेकिन फिर भी जब उसका बेस्ट फ्रेंड उससे कहता है कि मैं तुमसे बैक कर रहा हूँ तो उसे यस कहना ही पड़ता है। अब सोई फौरन से सॉन्ग को कॉल करता है और कहता है कि तुम पार्टी में जरूर आना, ये एक डबल डेट होने वाली है। लेकिन सॉन्ग आगे से उसी पर ही चिल्लाने लगती है कि ये कॉल मुझे तुम्हें नहीं बल्कि यांजी को करनी चाहिए थी। उसी टाइम पर लू भी उसके पास ही बैठा हुआ था और उसे ये सारी प्लानिंग पता चल जाती है। लू ये सुनते ही परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि लास्ट टाइम यांजी से यानमो प्यार में पड़ गई थी और अब की बार सुई उसे लाइक करने लगा है। ये लव का चक्कर तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। उसे लगता था कि इस तरह से वो अपने असल मोटिव से पीछे हट जाएंगे। वो तो वहाँ से जाना चाहता था, लेकिन सॉन्ग रान उसे रोक लेती है और ये सोचने लगती है कि क्या ये भी यानमो के पीछे पीछे जा रहा है। वो बहुत जेलस हो रही थी कि इस यानमो में ऐसा क्या है कि सारे बॉयज उसी के ही आगे पीछे चलते हैं। अब यही फैसला करती है वो कि जरूर जाएगी और उसी पार्टी में वो पहुंची हुई थी। वहां पर यांजी बारबेक्यू बना रहा था, तो यहाँ पर सॉन्ग रान उससे बहुत मीठी मीठी सी बातें करने लगती है और उन दोनों को इतना क्लोज और इतना फ्रेंडली देखकर यानमो बहुत जेलस होती है और वॉशरूम में जाकर बेचारी काफी रोई भी थी क्योंकि अपने बॉयफ्रेंड को किसी और के साथ देखना उसका दिल इससे ज्यादा और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। यहाँ पर अकेले में सॉन्ग यांजी से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एक लेटर लिख कर लाई हूँ और ये सारा कन्फेशन तुमने मुझसे करना है और ये इस चीज़ की कीमत है कि मैं तुम्हारे नाम इनवाइट करते हुए इस पार्टी में आई हूँ। अब जब वो चारों इकट्ठे डिनर कर रहे थे तो सॉन्ग रान उसको वही बात याद दिलाने लगती है और यांजी को भी उसका हाथ पकड़कर बिल्कुल एक रिपोर्ट की तरह से वो सारा कन्फेशन लेटर पढ़ना पड़ता है। उसका बोलने का स्टाइल इतना वियर्ड था कि कहीं से भी उसका ये कन्फेशन रियल नहीं लग रहा था। अब यही वो पॉइंट था कि सॉन्ग रान को लगता था कि ये मेरी टाइप का बिल्कुल भी नहीं है, ये तो एक इडियट है और मैं इससे कहाँ प्यार में पड़ी हुई। लेकिन यानमो तो ये सारा कुछ देखकर वहाँ से उठकर चली गई थी, जबकि सॉन्ग रान यांजी को कहती है कि हाँ मैं बहुत गलत थी, बचपन से लेकर अब तक तुम्हें प्यार किया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हें तो प्यार की एबीसी भी नहीं आती, इसलिए तुम एक साइंटिस्ट ही ठीक हो और अब से हम लोग सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स हैं और एज अ रिलेशनशिप जिस नज़र से मैं तुम्हें देखती थी अब गुड बाय कहती हूँ। और उसके बाद वो सीधी जाती है लू के पास, क्योंकि जब भी वो लू के पास जाती थी तो उसका हार्ट फ्लटर करने लगता था, उसे उसी के साथ रहना अच्छा लगता था। आज वो उसके साथ बैठकर ड्रिंक कर रही थी, लेकिन लू उसे ड्रिंक करने से मना कर देता है और कहता है कि अगर तुम सैड भी हो फिर भी तुम्हारी जगह मैं ही ड्रिंक करूंगा और अगर तुम खुश हो तब भी। अब लू ने तो कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था और वो ड्रंक होकर एकदम टुन हुआ पड़ा था। यहाँ पर सॉन्ग रान उसे संभालती है और अपने घर पर ही ले जाती है। यहाँ पर वो ड्रंक होकर उसे बाहर जाने से रोक लेता है, उसे अपने पास बुलाता है और कहता है मेरे साथ ही रहो और साथ में कहता है कि तुम मेरी फ्रेंड हो। लेकिन सॉन्ग रान का ये सुनते ही मूड खराब हो गया था, वो तो उसकी गर्लफ्रेंड जो बनना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर ड्रंक होकर लू के मुंह से इतना जरूर निकल गया था कि तुम मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हो। ये बात ही सॉन्ग रान सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब लू की आँख खुलती है तो वो सॉन्ग रान के साथ ही था। वो एकदम उसे देखते ही परेशान हो जाता है, लेकिन सॉन्ग उसे कहती है कि मुझे कुछ मत बोलना, मैं तुम्हारे घर पर नहीं बल्कि तुम मेरे घर पर आए हुए हो। और साथ ही साथ उसे ये भी बताती है कि कल रात को तुमने मेरा हाथ पकड़ा था और मुझसे अपना लव भी कन्फेस किया था कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। ये सुनते ही लू परेशान हो जाता है और फौरन से वहां से भागने की कोशिश में होता है। अभी तो वो वॉशरूम जाकर सोच रहा था कि मैंने ये क्या कांड कर दिया है, यांजी और सॉन्ग रान के बीच में किस तरह से आ सकता हूँ, मैं तो सारा प्लान ही खराब करने वाला था। जबकि सॉन्ग रान कुछ और ही प्लान कर रही थी। वो यांजी को अपने अपार्टमेंट पर बुलाती है एज अ फ्रेंड और फिर उससे कहने लगती है कि देखो मैं तुमसे एक फेवर मांग रही हूँ और उसको अपने प्लान का हिस्सा बनने को बोलती है। वो लू के सामने ऐसे एक्टिंग करने लगती कि जैसे यांजी से वो ओवरकम कर चुकी है। अगर वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे भी सही तो अब उनका ब्रेकअप हो चुका और हुआ किसकी वजह से है, लू की वजह से, क्योंकि वो आज रात सॉन्ग के घर पर जो रहा था इसी वजह से यांजी मिसअंडरस्टैंड करेगा और उस बेचारी का ब्रेकअप हो जाएगा। लू गिल्टी फील करे इसलिए तो ये सारा कुछ कर रही थी और लू वाकई बहुत गिल्टी फील करता है और फौरन से यांजी के पीछे पीछे जाता है, उसे क्लियर करने की कोशिश करने लगता है। पर यांजी कहता है मेरा सॉन्ग रान से अब कोई रिश्ता नहीं, तुम चाहो उसे परसू करो, मेरे दिल में कोई बात ही नहीं, ना मैं तुम्हारे लिए बुरा फील कर रहा हूँ। अब वो तो अपनी जान छुड़ाकर वहाँ से निकल चुका था। अब लू जाता है और ये सारा कुछ यानमो को बताने लगता है। यानमो सुनकर परेशान हो जाती है और सीधी जाती है यांजी के पास और उससे कहने लगती है कि मैं लू की फ्रेंड हूँ, लू ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ, प्लीज़ सॉन्ग से ब्रेकअप मत करो।
लेकिन यांजी उससे कहता है कि तुम मेरे और सोंगरान के पीछे क्यों पड़ी हो, क्यों हमें बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना चाहती हो। तुम्हें पता भी है कि मेरा फ्रेंड सुई तुमसे कितना प्यार करता है। अब यानमो इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं सुनना चाहती थी, वो वहाँ से निकल जाती है। लेकिन 2 मिनट बाद ही वहाँ पर बारिश शुरू हो गई थी। ये देखते ही यांजी घबरा जाता है और सोचने लगता है कि वो भीग ना जाए, बीमार ना हो जाए। उसके लिए छाता लेकर उसके पीछे पीछे पहुँच जाता है। अब जब वो इसकी इतनी केयर कर रहा था और वो दोनों एक ही छाते में खड़े हुए थे, तो उसी टाइम पर सुई ने भी उनको देख लिया था। एकदम हार्ट ब्रोकन हो जाता है और वो परेशान हो गया था कि मेरा बेस्ट फ्रेंड भी उसी लड़की से प्यार करता है जिसके लिए मैं फॉल कर चुका हूँ। वो नेक्स्ट डे उससे मिलने के लिए जाता है और उससे कहता है कि तुम मेरी लिमिट्स को टेस्ट कर रहे हो। अगर तुम्हारी यानमो के लिए फीलिंग्स है तो तुम मुझे बता क्यों नहीं देते, जबकि तुम अच्छे से जानते हो कि मैं उसे परसू कर रहा हूँ। यांजी ये सुनते ही उससे कहने लगता है कि सच बताऊं तो मैं यानमो को उतना ही जानता हूँ जितना तुम्हारे सामने है। मैं अलग से कभी उसे नहीं मिला, लेकिन मुझे एक फीलिंग आती है। ऐसा लगता है कि जैसे मैं उसे जन्मों जन्मों से जानता हूँ। बड़ा पुराना नाता हो मेरा। मैं ना चाहते हुए भी उसकी केयर करने लगता हूँ। बस इतना ही सुनना था कि सुई उसे एक पंच दे मारता है। अब फाइनली दोनों फ्रेंड्स की लड़ाई हो ही चुकी थी और यही सारी बात असिस्टेंट जाकर मिस्टर जाओ को बता देता है और कहता है कि मैंने कहा था ना कि उन दोनों फ्रेंड्स के बीच उसी लड़की को लेकर ही फूट पड़ेगी। यहाँ पर वो लोग ये भी प्लान करने लगते हैं कि क्यों ना हम यानमो को किडनैप कर लें। उधर यांजी बेचारे को तो सारी रात नींद ही नहीं आती थी, क्योंकि नया नया तो प्यार में पड़ा था और उसे ये भी समझ नहीं आ रही थी कि वो यानमो से कन्फेस कैसे करे। वो काफी परेशान होता है। अब नेक्स्ट डे वो उसकी शॉप पर जाता है उससे मिलने के लिए, लेकिन वहाँ पर उसके बॉस के थ्रू से पता चलता है कि वो एक ऑर्डर डिलीवर करने बहुत दूर के एरिया में गई है। और हैरत की बात ये थी कि उन लोगों ने ऑर्डर करते हुए यही कहा था कि यानमो ही डिलीवरी देने के लिए आएगी। ये सुनते ही यांजी को परेशानी होने लगती है और वो फौरन से उनसे वो एड्रेस ले लेता है। उसी टाइम पर यानमो एक खंडर सी बिल्डिंग में जा रही थी और उसी एरिया में बाहर यांजी भी उसी की तलाश में हर जगह घूम रहा था। यानमो जैसे ही अंदर पहुंचती है तो कुछ लोग उसे किडनैप करने की कोशिश करते हैं। वो उनसे फाइट करती है और खुद को बचाने की कोशिश में लगी हुई होती है। इतने में यांजी भी उसी बिल्डिंग में पहुंच जाता है और यानमो को बचाने के लिए उनसे फाइट करने लगता है। एक दफा यानमो के सिर पर वो लोग डंडा मारने वाले थे कि यांजी आगे आता है और खुद को घायल करा लेता है। वो वहीं पर ही बेहोश हो गया था। इससे पहले कि पुलिस केस बनता, वो डर के वहां से भाग जाते हैं, जबकि यानमो उसे गले लगाकर वहीं पर ही रोने लगती है कि मेरी जगह तुमने खुद को क्यों जख्मी होने दिया। अब नेक्स्ट सीन में वो लोग हॉस्पिटल में पहुंचे हुए थे। यांजी को सर पर चोट आई थी, वो कोमा में था, लेकिन वो जल्दी होश में आ जाता है और जैसे ही वो देखता है कि यानमो को उसकी इतनी फिक्र हो रही है तो वो बहुत खुश हो जाता है और उसका मन करता है कि वो ऐसे ही पेशेंट बनकर लेटा रहे और यानमो उसकी केयर करती रहे। अब यहाँ पर हॉस्पिटल में ओ भी आता है और वो यांजी के लिए खाना बना कर लाया था। अब उन दोनों को इस तरह से इकट्ठे इतना खुश देखता तो वो तो वहाँ से बाहर निकल जाता है। इतने में गोसी भी अपने भाई को देखने के लिए आई थी, तो यहाँ पर ग्लास के पीछे से गोसी और वो दोनों देख रहे थे कि यानमो और यांजी दोनों इकट्ठे कितने प्यारे लग रहे हैं और इसी बीच वो दोनों भी एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए थे। यहाँ पर गोसी उससे पूछती है कि तुम इतने अरसे से मेरे ऑफिस नहीं आए। वो बोलता है कि आपने फ्राइड चिकन ही ऑर्डर नहीं कराया और अगर आपको बग्स क्लियर कराने थे तो आप मुझसे कह भी सकती थी, मैं आ ही जाता। यहाँ पर गोसी उससे बहुत प्यार से पूछती है कि क्या तुम्हें मेरी नज़रों में कुछ दिखता नहीं है। वो करीब आकर उसका फेस चेक करने लगता है और कहता है कि डार्क सर्कल्स हैं और तो और आपकी स्किन भी खराब हो रही है ओवरवर्क की वजह से। अब जिस पर गोसी का क्रश था वही उसकी स्किन में इतनी सारी खराबियां निकाल रहा था। गोसी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो हैरान थी कि इतनी जोर से इसे हील मारी है लेकिन फिर भी ओ को पेन ही नहीं हो रहा था। उधर यानमो यांजी का थैंक्स कर रही थी। वो दोनों एक ही वार्ड में थे। यांजी बोलता है सिर्फ थैंक्स से काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ और चाहिए, लेकिन यानमो ये सुनते ही आगे कर्टन कर देती है और कहती है कि जल्दी से सो जाओ। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब सूरज निकलता है तब यांजी का शैडो पड़ रहा था यानमो वाली साइड पर और वो उसके शैडो के साथ बैठी प्ले करने लगती है। प्ले करते करते शरारतें करते हुए वो एकदम उसके क्लोज आती है और उसके शैडो को ही किस कर लेती है। उसे लगता था कि रियल में तो अब शायद ना कर पाऊँ, लेकिन इसी तरह से गुजारा चलाना पड़ेगा। अब थोड़ी देर बाद सुई भी हॉस्पिटल में आता है और वो देखता है तो उसी टाइम पर यानमो के बाद किसी तरह से यांजी के बटन में उलझे हुए थे। वो दोनों इतने क्लोज थे, सुई जेलस हो जाता है। वो चाहता था कि यानमो को अलग वार्ड में शिफ्ट करा दे, लेकिन यांजी ऐसा करने से मना कर देता है। अब सुई जेलस तो हो जाता है, लेकिन डॉक्टर से जब रिपोर्ट्स लेता है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअली यानमो को कोई ब्लड डिजीज है। वो बहुत रेयर टाइप की डिजीज थी और उसमें ज़्यादा डेवलपमेंट इस वक्त साइंस में नहीं हो सकी थी कि वो लोग ये पहचान पाएँ कि वो किस तरह की डिजीज़ है।
ये सुनते ही सुई काफी परेशान हो जाता है और वो फैसला करता है कि वो मेडिसिन बनाने की रिसर्च जो इस टाइम पर यांजी कर रहा है उसको स्पीड अप कर दिया जाए, और इसके लिए वो इलीगल एक्सपेरिमेंट्स की भी इजाजत दे देता है, क्योंकि उसके माइंड में और कुछ भी नहीं था सिवाय इसके कि वो यानमो की इस ब्लड डिजीज का इलाज जल्दी से जल्दी डिस्कवर करना चाहता है। जबकि उधर यांजी सोंगरान के पास आता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे मशवरा लेने आया हूँ। एक्चुअली मैं रिसर्च और साइंस में बहुत अच्छा हूँ, लेकिन प्यार में एकदम फ्लॉप हूँ। और यहाँ पर सोंगरान उसकी प्रोफेसर बनकर बैठ जाती है और हमारा प्रोफेसर उसका स्टूडेंट बन जाता है। वो उसे टीच करती है कि सबसे पहले तुम और तुम्हारा फ्रेंड अपने डिफरेंसेस क्लियर करो और उसके बाद उस गर्ल के लिए फेयरली परस्यू करो। अब यांजी सीधा सुई के पास जाता है और उसे अपने साथ वॉक पर लेकर जाता है। वो लोग अपने कॉलेज के दिनों को भी याद कर। यहाँ पर यांजी उसे कहता है आई एम सॉरी, लेकिन मैं उसी के लिए फॉल कर चुका हूँ जिससे तुम भी प्यार करते हो। यहाँ पर सुई कहता है कोई बात नहीं, हम दोनों फेयरली कम्पीट करेंगे। अब उसी टाइम पर हमें जी भाव को भी दिखाते हैं। उसकी बेटी बहुत बीमार थी और उसका ऑपरेशन करने के लिए उसे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। डॉक्टर उससे कहता है कि टाइम शॉर्ट है, इसलिए जल्दी पैसों का अरेंज कर लो। अब जीबाई को जब पैसे चाहिए थे तो वो सीधी सुई के पास आती है और उससे कहने लगती है कि बेशक मैं इस ऑफिस से रिजाइन कर चुकी हूँ, लेकिन इतने मेरे लिंक्स हैं कि मैं इतना जान चुकी हूँ कि तुम उसी मेडिसिन की अब इलीगल टेस्टिंग करा रहे हो, इलीगल एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो। अगर मेरा मुंह बंद रखना चाहते हो तो मुझे पैसे दो। लेकिन वो उससे ब्लैकमेल होने से इनकार कर देता है। पर यही बात वे ने भी सुन ली थी, जो कि सुई का असिस्टेंट था। सुई अब अपने असिस्टेंट को अंदर बुलाता है और उस पर काफी गुस्सा करता है कि तुम्हारे होते हुए ये बात कैसे आउट हुई और कैसे जीबाई तक पहुंच गई। लेकिन असिस्टेंट के पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं था। इतने में जीबाई जब ऑफिस से जा रही थी तो वहाँ पर यानमो भी उसे देख लेती है और वो देखते ही परेशान हो जाती है। उसे लग रहा था कि कुछ ना कुछ फिशी जरूर है, तभी तो वो लड़की वहाँ पर दोबारा आई है। लेकिन लू और ओ को ऐसा नहीं लगता था। इतने में लू को वहाँ पर कुछ कॉल्स आने लगती हैं। वो उन कॉल्स को अवॉइड कर रहा था। एक्चुअली वो सॉन्ग थी जो बार बार उसे फोन किए जा रही थी। वो अब लू को ऑफिशियली लाइक करती, लेकिन लू किसी और जमाने का होने की वजह से उसे बार बार अवॉइड करने की कोशिश करता था और इसी वजह से उसे सॉन्ग से बहुत डांट भी पड़ती थी। और अभी भी वो उसे बहाना लगा देता है कि सारा दिन मेरी तबीयत खराब रही थी, जैसे ही मैं ठीक हूँगा खुद तुमसे कांटेक्ट बैक करूंगा। और यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।